fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. हेलो गाइड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिखा एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्लासेस। गाइड्स, आज के वीडियो में हम यूपी बीएड से रिलेटेड जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। सो गाइड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें, क्योंकि मैं यूपी बीएड से रिलेटेड और एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर डालती रहती हूँ। सो गाइड्स, चलिए आते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो गाइड्स, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व या फिर संविधान के सभी अनुच्छेद। तो गाइस, जल्दी से बताइए कि मतलब किसको संविधान की आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। हमारे पास 4 ऑप्शन और हमें एक सेलेक्ट करना है। तो प्रस्तावना जो है इसे संविधान की आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया। प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या फिर नीति निर्देशक तत्व पर। तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया और भारतीय संविधान के किस भाग को किस भाग को जो आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, तो वो भी प्रस्तावना को। ठीक है, आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है वो किन शब्दों से शुरू होती है। लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य या लोक प्रभुता या हम भारत के लोग। जल्दी से गाइड्स आंसर कीजिए। लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता या हम भारत के लोग। तो इसका आंसर है हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। इसकी विधान मंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्यों का संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं या फिर यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए मतलब निर्वाचित होता है। यहाँ राज्य का जो प्रमुख होता है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या है, जो यहाँ राज्य का जो प्रमुख होता है वो एक निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसीलिए इसको गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है या इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो है ये हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना है, उपरोक्त सभी। तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये क्या कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, फिर किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है कि जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब ये है क्योंकि वो किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, तो इसीलिए हम अपने इंडिया को, अपने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो जो गणतंत्र होता है, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं होते हैं वहाँ पर ही तो वो मतलब जनता के द्वारा होता है ना। तो राज्य मतलब जैसे कि वंशानुगत फैमिली वाइज नहीं चलता है, वो हमारी जो जनता होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो राज्य जहाँ अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमारा, क्या निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया है। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, इनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के उद्देश्य का यानी प्रस्तावना में किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र,
एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। ओके, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों को अंतिम अधिकार, सभी में जो अंतिम अधिकार है वो जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, या भारत राज्यों का एक संघ है। तो भारत में क्या है? वंशानुगत फैमिली वाइज जो है वो नहीं चलता है। इसमें मतलब गणतंत्र है, जनता के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें वोटिंग वगैरह होती है। तो मतलब ये जो होगा भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, तो ये इस भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में जो वंशानुगत शासन है वो नहीं चलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, या फिर लोक कल्याण है। तो जो लोक समाजवादी है उद्देशिका में, और पंथनिरपेक्ष भी है, और प्रभुत्व संपन्न भी है, तो जो लोक कल्याण है वो नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कि जो भी कमज़ोर नागरिक रहते हैं उन्हें स्वास्थ्य मतलब उनका कल्याण का प्रबंध करना, यही कल्याणकारी योजना का उद्देश्य रहता है, मतलब कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार। तो राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसलिए गणराज्य के रूप में माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही नहीं है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न। सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या जनवादी, गणतंत्र। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? ये हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी, गणतंत्र। ठीक है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। संविधान में प्रस्तावना की जगह आपको कहीं कहीं उद्देश्य का लिखा मिल सकता है, उद्देश्य का या प्रस्तावना में से अगर कुछ भी हो तो उसका मतलब प्रस्तावना ही होता है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद या सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो इसका हमारा कौन सा सही हो जाएगा? जो सभी नागरिकों को हो, सेकुलर का अर्थ जो है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा 16 का। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा था, इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? में से जो कौन से कथन है वो सही है? तो यह वर्ष 1976 1976 में जोड़ा गया था, यह है 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, या मूल प्रस्तावना में था। तो मतलब कौन से इसमें जो ये हैं इन लाइन में से कौन से करेक्ट हैं, इसको मतलब देख करके ये जो नीचे कूद दिया गया उसी में हमें राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, तो ये करेक्ट है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो फर्स्ट और 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी में फर्स्ट और 3 है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? पहले हमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से पढ़ना है 2 से 3 बार, जिससे हमें क्वेश्चन समझ में आए कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है,
संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो जो संविधान का निर्माण है ये भारत की जनता द्वारा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर बी है, मतलब ऑप्शन नंबर बी है, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? भारत की जनता के द्वारा हुआ है। समाजवाद का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 19 में समाजवाद का क्या अर्थ है? सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीयकरण या सामाजिक स्पर्धा। तो सामाजिक न्याय करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची यूएसए के संविधान से ली गई है, कनाडा के संविधान से ली गई है, जर्मनी के संविधान से ली गई है, या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो जो ये समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, नीति निर्देशक तत्व को, मूलाधिकार को, या फिर उपर्युक्त सभी। तो सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा की आख्या किसी की दी गई है? प्रस्तावना को दी गई। हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा, प्रस्तावना। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो इसमें ये भी मतलब क्वेश्चन आ सकता है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। अमेरिकी क्रांति कब हुई थी? 1776 में हुई थी। और चीन की क्रांति 1912 में हुई थी। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको भी एक बार रिवाइज कर सकते हो। और इसका जो आंसर है वो क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है, नहीं लगता है? तो किस क्रांति का नहीं झलकता है? चीन की क्रांति, जो कि 1912 में हुई थी। ठीक है, उसका प्रभाव नहीं झलकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो प्रभुत्व संपूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या प्रभुत्व संपूर्ण समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो जो हमारा भारत है वो एक प्रभुत्व संपूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा 25। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्रों के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में, भाग 3 में, प्रस्तावना में, या फिर भाग 4 में? किस में देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? लोकतंत्रों के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारा 26 नंबर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 1976 द्वारा प्रस्तावना को किस शब्द को जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष, समाजवादी, या फिर एकता और अखंडता। तो गुट निरपेक्ष जो था इसको मतलब नहीं जोड़ा गया था, बाकी तो सबको जोड़ दिया गया था। धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, समाजवादी को भी जोड़ा गया था, एकता और अखंडता को भी जोड़ा गया था, बट गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, ये नहीं पूछ रहे कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। उक्त शब्द 1975 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? और तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 27 का। अब हम आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। तो 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, या फिर लोकतांत्रिक गणतंत्र को? तो जो ये भारत का संविधान है इसने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी, 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो भारतीय संविधान में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, या फिर उपर्युक्त सभी? तो सभी के रूप में स्वीकार किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का?
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में या संसद में? तो सभी को पता है कि सर्वोच्च जो सत्ता होती है शासन की वो भारत में जनता के हाथों में निहित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस आज का था ये लास्ट क्वेश्चन और आपको सारे नोट्स पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करके इनबॉक्स कर सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।